Assalamu alaikum and welcome to the third episode of Parts of Speech Made Easy. आज का ये लेक्चर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होगा। इसमें हम इन तमाम नाउन्स को डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन्स की। कलेक्टिव नाउन्स को समझना निहायत ही आसान है। जब भी हम बात करते हैं किसी ग्रुप की और उस ग्रुप के लिए अगर हम कोई वर्ड यूज करेंगे तो वो कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप है लेकिन एज वन यूनिट वो काम कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं क्लास की, तो यहाँ पे क्लास से मतलब वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ाता हूं और वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देयरफॉर क्लास क्या हुआ, एक सिंगल यूनिट हुआ, वन यूनिट हुआ और उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। फिर हमारे पास वर्ड है टीम। टीम में भी आपने देखा होगा कि एक से ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा प्लेयर्स होंगे लेकिन एक नहीं होगा, उसे हम टीम नहीं कह सकते, ठीक है, वो सिंगल इंडिविजुअल होगा, वो टीम नहीं होगा, ठीक है। तो फिर हम टीम जब कहेंगे तो इसका मतलब है हम एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है, उसे हम एज ए कलेक्टिव वन यूनिट के तौर पे देख रहे हैं, ठीक है। तो दिस टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे एक होल ग्रुप की बात हो रही है। थर्ड हम बात करेंगे अ हर्ड ऑफ कैटल की। हर्ड का मतलब ही है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो जब हमने हर्ड की बात की, सिंपली हमने एनिमल्स की बात की, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे अ हर्ड ऑफ कैटल स्टॉप्ड एट मिडवे, ठीक है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे हमारे पास एक और लफ्ज है जो कि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो ग्रुप बर्ड्स का ग्रुप है, जिसमें अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। एग्जाम्पलरी सेंटेंस है द प्लेन क्रैश्ड ड्यू टू अ हिट बाय अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो यहां पे ग्रुप ऑफ बर्ड्स की बात हो रही है जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करें कमेटी की, तो कमेटी भी एक बंदे की नहीं होती, उसमें 2, 4, 5 लोग शामिल होते हैं, तो ये एक ग्रुप हुआ, ठीक है। तो यहां पे कमेटी एक ऐसा लफ्ज है जो उस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसे हम कमेटी कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कमेटी जो है वो कमेटी ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे हम कमेटी इटसेल्फ सिंगुलर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस जो दो एग्जांपल्स थे जिसमें अ हर्ड ऑफ कैटल या अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, इनको पूरी फ्रेज के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल है कमेटी वाला, उसका जो सेंटेंस है वो है द कमेटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखिए द कमिटी, उसके बाद मैंने दिया है हैज़ बीन। तो ये हैज़ जो है वो शो करता है कि ये कमिटी एज अ सिंगुलर वर्ड, एज अ सिंगुलर नाउन यूज हुई है। अगर मैं यहां पे हैव का वर्ड यूज करता हूं तो इसका मतलब है कि कमिटी एज अ सिंगुलर वर्ड यूज नहीं हुई, रिप्रेजेंट तो वो ग्रुप को ही कर रही है, ठीक है। यहां पे हैव होगा तब भी कमेटी का वर्ड ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन यहां पे दो सूरतें। यहाँ पे आप देखिए द कमेटी हैज, तो यहां पे ये कमेटी एज अ सिंगुलर वर्ड के तौर पे यूज हुआ। यहां पे हम उस ग्रुप को कंसिडर कर रहे हैं, उसके जो मेंबर्स हैं उसको इंडिविजुअली कंसिडर नहीं कर रहे, तो देयरफॉर द कमेटी हैज बीन अबॉलिश्ड। लेकिन अगर हम कमेटी के मेंबर्स को इंडिविजुअली कंसिडर करें, वन बाय वन, एक एक करके, ग्रुप तो कमेटी जो वर्ड होगा कमेटी का वो तो एक ही होगा, लेकिन हमारे जहन में ये होगा कि उसके मेंबर्स इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और उससे फिर हमें ये जाहिर हो जाएगा कि ये ग्रुप, इसमें जो लोग हैं वो इंडिविजुअली कंसिडर हुए हैं। इसी तरह का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है, आप गौर करें। जब भी आप पाकिस्तान एंड इंडिया का मैच देखते हैं या किसी भी दूसरी दो टीम्स का मैच देखते हैं, स्पेशली क्रिकेट का, तो वहां पे वो जो स्कोर कार्ड या स्कोर बोर्ड आपको नजर आ रहा होता है टीवी पे, दो टीमों के कंपैरिजन वाला, तो उसमें कुछ इस तरह से लिखा होता है, जैसे पाकिस्तान आर, इस मोमेंट पे जितने भी ओवर्स गुजर गए हैं, जो भी सिचुएशन चल रही है, तो जब दो टीमों को कंपेयर करते हैं तो वो इस तरह से कुछ लिखते हैं, पाकिस्तान आर 217 फॉर 7 विकेट्स।
तो यहां पे वो आर का लफ्ज यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है? ये वही प्रीवियस एग्जाम्पल की एक्सटेंशन है जो मैंने आपको दी थी कमेटी वाली। यहां पे वो जो 11 प्लेयर्स होते हैं उनको इंडिविजुअली कंसिडर करके टीम को एज अ प्लूरल वर्ड कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, टीम बजाते खुद, यहां पे ये देखिए पाकिस्तान आर, तो यहां पे पाकिस्तान का मतलब है द पाकिस्तानी टीम, द पाकिस्तान टीम। ठीक है, तो यहां पे ऑल्दो कि यहां पे टीम का वर्ड नहीं है, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये उसी ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कलेक्टिव नाउन्स। तो यहां पे अगेन मैं रीइटरेट करूंगा कि अगर तो आपका जो वर्ड है वो पूरे ग्रुप को कंसिडर कर रहा है तो फिर वो सिंगुलर होगा और उसका जो फॉलोइंग वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। लेकिन अगर आपका ग्रुप वर्ड तो सिंगुलर है लेकिन आपके जहन में ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन्हें इंडिविजुअली कंसिडर करके अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर उसका फॉलोइंग जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। आई होप कि अभी तक आपको कलेक्टिव नाउन्स के बारे में जो कंफ्यूजन्स थी वो समझ आ गई होगी। अब हम सीखेंगे डिफरेंस काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का। यहाँ पे बोर्ड पे मैंने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स का कंपैरिजन बताया है। पहले हम सीखेंगे काउंटेबल नाउन्स के बारे में। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? काउंटेबल नाम से जाहिर है ऐसे नाउन्स जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं अपनी फिंगर टिप्स पे। ठीक है, फिर वो जितनी भी क्वांटिटी उसकी हो तो उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो फिर वो 1 हो, 100 हो, 1000 हो, 1,00,000, जब भी वो काउंट किए जा सकते हों उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है कि काउंटेबल नाउन्स को हम कैसे पहचानें कि ये काउंटेबल हैं। काउंटेबल नाउन्स सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं, मतलब इनकी सिंगुलर फॉर्म भी होती है और प्लूरल फॉर्म भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इस मार्कर की, तो इस वक्त मेरे हाथ में सिर्फ एक यूनिट है और उसके लिए मैं यूज करूंगा सिंगुलर वर्ड, और जो कि होगा मार्कर। अगर मेरे पास एक से ज्यादा मार्कर्स हो जाएंगे तो फिर वहां पे मैं एक एस का एडिशन करके उसका प्लूरल बना सकता हूं। तो इससे ये जाहिर होता है कि काउंटेबल नाउन्स के लिए सिंगुलर का वर्ड और प्लूरल का वर्ड दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी उस वक्त की सिचुएशन क्या है। सिंगुलर है तो सिंगुलर, और अगर प्लूरल है, प्लूरल चीज है आपके सामने, तो प्लूरल की बात आप करेंगे। इसमें हमारे पास दूसरी चीज आती है कि यूज्ड विद नंबर्स। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं कि जिसके साथ आप नंबर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं वही एग्जाम्पल दूंगा मार्कर के बारे में। अगर मेरे पास एक मार्कर है तो मैं कहूंगा कि आई हैव अ मार्कर, एक चीज। या फिर अगर मैं नंबर का इस्तेमाल करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि आई हैव 1 मार्कर। तो यहाँ पे जो 1 का लफ्ज है वो नंबर है, और उस नंबर को आप यूज कर सकते हो अपने जो भी आपके सामने नाउन है और जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके साथ। तीसरा पॉइंट हमारे पास है यूज ए एन इन सिंगुलर फॉर्म। अगर तो आप सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं, वो एक चीज है, तो आप डेफिनेटली उसके साथ ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। अब ए और एन क्या हैं? ये आर्टिकल्स हैं। याद रखिए, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं देता चलूँ कि जो हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, उसके अलावा आर्टिकल्स का कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। तो ये एक एक्स्ट्रा टिप है, आप इसे जहन में रखते हुए नाउन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब भी आप नाउन की बात कर रहे हैं और नाउन सिंगुलर है तो आपने ए और एन का इस्तेमाल करना है। अब ये आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि कब आपने ए का इस्तेमाल करना है और कब आपने एन का इस्तेमाल करना है। जब भी हम ऐसे नाउन्स की बात करें, ऐसे सिंगुलर नाउन की बात करें जो वावल साउंड से स्टार्ट होता है, तो हमने एन का इस्तेमाल करना है। जैसे एप्पल, तो अगर यहाँ पे साउंड ए ई आई ओ यू में से किसी भी लेटर का साउंड अगर वो वर्ड वो नाउन दे रहा है तो उससे पहले आपने एन का इस्तेमाल करना है, जैसे कि एप्पल। तो मैं कहूँ, और एप्पल अगर एक है तो आप कहेंगे दिस इज एन एप्पल, ही इज ईटिंग एन एप्पल, ही बॉट एन एप्पल। याद रखिए। और उसके अलावा अगर आप किसी एक ऐसे नाउन की बात कर रहे हैं जो वावल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो और वो बाकी के आपके जो है ना किसी भी साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं हमारे,
अगर उससे स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ आपने आ ए का वर्ड इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चेयर की बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि आई वॉन्ट अ चेयर, दिस इज अ मार्कर। ये दोनों वर्ड्स, ये दोनों नाउन्स वावल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहे, इसीलिए हमने इसके साथ एन का जो आर्टिकल है वो यूज़ नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। बुक है, इन पॉइंट्स को सामने रखते हुए पहला पॉइंट है फॉर एग्जांपल सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास बुक है, सिर्फ हमने सिंपली एक एस ऐड किया और उसका प्लूरल बना दिया। एप्पल है, एस ऐड करके उसका प्लूरल बना दिया, एप्पल्स कर दिया। एग्जाम्पलरी सेंटेंसेज हैं तो हम कहेंगे आई हैव 3 बुक्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने नंबर का वर्ड यूज़ किया है 3। तो यहाँ पे आप काउंटेबल नाउन्स के साथ नंबर का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। आई हैव 3 बुक्स। शी बॉट एन एप्पल, वही बात, आप ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का वर्ड और नंबर का वर्ड आया, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल्स एंड क्वांटिफायर्स, मिसाल के तौर पे अगर हमने क्वांटिटी बतानी है काउंटेबल नाउन्स की तो उसे किससे जाहिर करेंगे? उसे हम ए एन से जाहिर कर सकते हैं, उसे हम मैनी फ्यू से जाहिर कर सकते हैं, सेवरल से जाहिर कर सकते हैं, 1 2 3 से जाहिर कर सकते हैं। ये वाले वर्ड्स अगर हमने किसी भी नाउन के साथ लगा दिए तो याद रखिए वो नाउन काउंटेबल नाउन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ए एन की तो मैं कह सकता हूं अ चेयर एन एप्पल। यहाँ पे एक चेयर एक एप्पल की बात हो रही है। मैनी, फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत सारे लोगों या चीज़ों की बात कर रहा हूं और मुझे उसकी क्वांटिटी बतानी है, ये एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है, ये जनरल क्वांटिटी है, तो फिर मैं मैनी का वर्ड यूज़ करूँगा जो जाहिर करेगा कि बहुत सारे। फॉर एग्जांपल मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, मैनी चिल्ड्रन, मैनी पीपल। लेकिन स्टिल मैनी का वर्ड मतलब है कि जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो काउंटेबल है। फिर हम अगर सेवरल की बात करें, 1 2 3 की बात करें तो ये भी उसी कैटेगरी में शुमार होता है। अब अगर हम अनकाउंटेबल नाउन्स की तरफ आ जाएं तो वो जो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ किए थे, इसी तरह 3 पॉइंट्स यहाँ पे अनकाउंटेबल को पहचानने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। सिंपली अगर यहाँ पे काउंटेबल में बुक है, प्लूरल फॉर्म बुक्स में होगा। तो अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो इसका कोई प्लूरल नहीं होता, इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ड उसकी प्लूरैलिटी को अपने आप में डिस्कस कर, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, उसे आप काउंट कर ही नहीं सकते, तो उसकी प्लूरैलिटी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, उसकी कोई प्लूरैलिटी होती ही नहीं है। देयरफॉर उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो उसमें लिखा है डू नॉट यूज ए एन। चूंकि वो काउंट ही नहीं हो सकते तो उसमें हम ए एन का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ए का मतलब ही एक होता है, एन का मतलब ही एक होता है, तो जब वो काउंट हो ही नहीं सकते तो ए और एन का जो यूजेज है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, मेजर्ड यूजिंग यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज। इसमें भी अगर आपको उसकी क्वांटिटी को मेजर करना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ वर्ड्स हम यूज करते हैं जो उसकी क्वांटिटी को जाहिर करते हैं, लेकिन वो काउंटेबल की तरह नहीं होते, वो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए, लाइक मिल्क। मिल्क इट्स अ लिक्विड, हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। हम 1 मिल्क 2 मिल्क्स नहीं कह सकते, या प्लूरल की तरफ मिल्क को मिल्क्स नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ पे इसका प्लूरैलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। राइस, शुगर, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, ये वो तमाम वर्ड्स हैं जिनके लिए हम प्लूरल का या प्लूरल की फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल्स में हम बात करेंगे, शी गेव मी यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर मैं मिसाल के तौर पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अ का लफ्ज यूज करता हूँ तो यहाँ पे वर्ड सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी गेव मी अ यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो ये आ जो होगा इसके लिए होगा और यहाँ पे मेरा जुमला हो जाएगा गलत। तो मुझे इसे सही करने के लिए क्या करना है, मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस ए को सेंटेंस में यूज नहीं करूँगा और मेरा जुमला इस तरह से सही होगा,
ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं फर्नीचर की, तो फर्नीचर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो द फर्नीचर इज न्यू, हम फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कह सकते, राइट। थर्ड सेंटेंस में वी नीड सम राइस, अब यहां पे अगर मैं सम का वर्ड हटा दूं मेरा जुमला तब भी ठीक रहेगा, वी नीड राइस। सम, इसकी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं हम, कितने चाहिए, सम चाहिए, अ लॉट चाहिए, ठीक है। सो वी नीड अ लॉट ऑफ राइस, वी नीड सम राइस, वी नीड मोर राइस। तो ये जो हमारे पास यूनिट्स ऑफ क्वांटिटीज हैं, ये हम यूज करके उसकी क्वांटिटी को जाहिर कर सकते हैं। यहां पे एक पॉइंट आता है, ये मैंने ऑलरेडी क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये वर्ड्स इस तरह से यूज नहीं होंगे। अगर इंफॉर्मेशन का लफ्ज है तो याद रखिए इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता। अगर आप इसको एस लगा के प्लूरल बना रहे हैं तो यहाँ पे आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन को आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने इंफॉर्मेशन को मेजर करना है तो आप यहाँ पे सम का वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसी तरह अगर आप फर्नीचर की बात कर रहे हैं तो फर्नीचर को फर्नीचर्स कहेंगे तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर का वर्ड अनकाउंटेबल है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताता चलूँ कि फर्नीचर को अगर हम यूनिट्स में काउंट करेंगे, फर्नीचर में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो जो तमाम चीज़ें हैं जब उनको हम इकट्ठा करके सब की बात करते हैं, एक लफ्ज़ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो फर्नीचर है। अगर फर्नीचर के हम यूनिट्स की बात करें, ठीक है, तो फिर हम इसमें कह सकते हैं चेयर, टेबल, बेड, ये तमाम, सोफा, फिर ये काउंटेबल में शुमार हो जाएगा, लेकिन फर्नीचर इटसेल्फ इज अनकाउंटेबल। इसी तरह हमारे पास वर्ड है एडवाइस। एडवाइस को हम एज अ प्लूरल यूज नहीं कर सकते, एडवाइसेस नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम नहीं कह सकते कि ही गेव मी एन एडवाइस, नहीं। तो इसके अगेंस्ट हम क्या यूज कर सकते हैं, मींस इसके बजाय हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कहेंगे ही गेव मी सम एडवाइस, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। तो ये मेजरिंग जो क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो वर्ड्स हैं, मेजरिंग वर्ड्स हैं हम या फ्रेजेस हैं, उनका तो इस्तेमाल करके इसकी बात कर सकते हैं, लेकिन हम इन वर्ड्स को एज प्लूरल इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। होपफुली आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो भी अभी तक समझ आ गए होंगे क्लियरली, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नाउन की तरफ। अब हम डिस्कस करेंगे पोजेसिव नाउन्स को। पोजेसिव नाउन्स क्या हैं? A possessive noun shows ownership, possession or close relationship. जब भी हम मलकियत की बात करते हैं, जब भी हम ये बताना चाहते हैं कि एक चीज़ है वो किसी शख्स से बिलोंग करती है, वो शख्स उसका मालिक है, उसकी मलकियत उस शख्स के पास है, तो सिंपली हम possessive noun का इस्तेमाल करते हैं इस पर्पस के लिए। Possessive noun answers the question whose। जब भी आपको ये पता करना हो कि possessive noun इस जुमले में, किसी भी जुमले में क्या पोजेसिव नाउन का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ, तो आप एक क्वेश्चन पूछेंगे whose, like for example whose is this, whose car is this, whose pen is this, whose book is this। तो आपको पता चल जाएगा सिंपली कि आया यहाँ पे पोजेसिव नाउन का इस्तेमाल हुआ है या नहीं है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 को। पॉइंट नंबर 1 है सिंगुलर नाउन्स। याद रखिए जब भी आप किसी एक नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि XYZ चीज़ इस शख्स से ताल्लुक़ रखती है, इस शख्स की है, तो आप सिंपली उस नाम के साथ अपॉस्ट्रफी और एस का इस्तेमाल करके उसे जाहिर करेंगे। अपॉस्ट्रफी एस का इस्तेमाल किसी भी नाउन के साथ ये जाहिर करता है कि कौन सी चीज़ किस शख्स की है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अपॉस्ट्रफी एस का मतलब क्या है। उर्दू या हिंदी में जब हम कहते हैं का, की, के, फॉर एग्जाम्पल अली का, सारा की, और सारा और अली के, तो ये जो का, की, के लफ्ज़ हैं, जब भी ऑनरशिप, मलकियत जाहिर करने के लिए हम हिंदी या उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में अपॉस्ट्रफी एस के साथ इस्तेमाल करते हैं किसी भी नाम के साथ, जैसे साराज, अलीज, ठीक है, लाइक इन दिस केस अलीज बुक, द बॉयज बैग एंड माई फादर्स कार। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे आप
जब भी हमने अपॉस्ट्रफी का इस्तेमाल किया है हमने नाम के साथ किया है, ठीक है, हमने नाउन के साथ किया है। अब याद रखें वो नाउन प्रॉपर भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है। प्रॉपर इन दिस केस अलीज बुक एंड कॉमन इन दिस केस द बॉयज बैग एंड कॉमन ऑल्सो इन दिस केस लाइक माई फादर्स कार। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस। कोई भी ऐसा नाउन जो ऑलरेडी जो अपने आप में एस पे ख़त्म होता है, जिसका खात्मा जिसकी एंडिंग एस पे होती है और वो सिंगुलर है, जैसे कि जेम्स और अनस। तो ये ऐसे दो नाउन्स हैं जो एस पे ख़त्म होते हैं। यहाँ पे एडिशनल एस हमने इस्तेमाल नहीं किया, ये दो नाउन्स अपने आप में एस रखते हैं, ठीक है, ये एस उनका पार्ट है। तो हम फिर क्या करेंगे, तब भी हमने अपॉस्ट्रफी और एस का इस्तेमाल करना है, जैसे जेम्स बुक, अनसिस कार। तो यहाँ पे हमने डबल हिसिंग साउंड अटर करना है, एक नाम वाला, एक एस अपने उस नाम का है और एक एस हमने एडिशनल लगाया है अपॉस्ट्रफी के साथ जो कि पोजेशन शो करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लूरल नाउन्स अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो एस पे एंड होते हैं, याद रखिए। अब प्लूरल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनके साथ एस हमने प्लूरल बनाने के लिए खुद से इस्तेमाल किया। तो वर्ड होता है स्टूडेंट, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हमने स्टूडेंट्स कहा है, तो इसलिए ये एक एडिशनल एस हमने खुद से लगाया है प्लूरल बनाने के लिए। तो इस केस में रिटन फॉर्मेट में जो लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का जो रिटन फॉर्मेट है, उसमें जब आप पोजेसिव केस को जाहिर करते हैं, पोजेसिव नाउन को जाहिर करते हैं, तो आप सिर्फ अपॉस्ट्रफी लगाएंगे। यहाँ पे एस का, अपॉस्ट्रफी के बाद के एस का जो यूजेज है वो ऑमिट हो जाता है, ठीक है, उसे हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स बैग्स, टीचर्स रूम। तो यहाँ पे देखिए टीचर्स रूम एक रूम है जो टीचर्स के लिए मुख्तस है, सिर्फ टीचर्स के लिए है, और हमने सिर्फ उसको एक अपॉस्ट्रफी लगा के जाहिर किया पोजेशन को, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं जो कि है इर्रेगुलर प्लूरल्स नॉट एंडिंग इन एस। नाउन की दो किस्में होती हैं, एक रेगुलर नाउन्स और एक इर्रेगुलर नाउन्स। रेगुलर नाउन्स वो होते हैं जिनको हम एस ई एस या आई ई एस लगा के प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बुक बुक्स, एस लगाया हमने, वॉच वॉचेज, ई एस का इस्तेमाल हुआ। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिन्हें इर्रेगुलर नाउन्स कहा जाता है। वो नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं कि जिनका सिंगुलर अलग वर्ड होता है और प्लूरल अलग वर्ड होता है। अलग से मुराद के वर्ड का चेंज यहाँ पे जाहिर किया जाता है, एस ई एस और आई ई एस का इजाफा नहीं किया जाता। जैसे कि चाइल्ड को चेंज किया हमने इनटू चिल्ड्रन, प्लूरल बनाया। मैन को हमने चेंज किया इनटू मेन। देखिए ये अलग अलग वर्ड्स हैं। अगर ऐसे प्लूरल, इर्रेगुलर प्लूरल्स आपके सामने आते हैं तो उनके साथ आपने प्लूरल का वर्ड बोलने के साथ अपॉस्ट्रफी और एस लगाना लाजमी है आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रंस टॉयज, ऐसे खिलौने जो बच्चों के, तो चिल्ड्रन और फिर अपॉस्ट्रफी एस, चिल्ड्रंस टॉयज, बच्चों के खिलौने। तो यहाँ पे के का वर्ड वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन, मेन मतलब मर्द, बहुत सारे मर्द, लोग, ठीक है, आदमी। तो यहाँ पे मेन्स शूज, मर्दों के शूज, ठीक है। विमेन, विमेन का मतलब है औरतें, तो औरतों के का, की का लफ्ज इस्तेमाल करें तो आप बोलेंगे विमेन्स क्लोथ्स, ठीक है। अगर एक मर्द या एक औरत का है तो आप बोलेंगे मैन्स और वुमेन्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन याद रखिए हम पोजेसिव नाउन्स का इस्तेमाल सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स, लोगों के लिए, पीपल, और एनिमल्स के साथ करते हैं, जैसे कि साराज कैट, द डॉग्स टेल, माय ब्रदर्स फोन। लेकिन अगर आपको पोजेसिव नाउन्स का इस्तेमाल नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करना पड़ जाए तो उसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं जो हमने कंसिडर करनी है। अगर हमारे पास टाइम है, हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो पोजेसिव नाउन का अपॉस्ट्रफी और एस का इस्तेमाल किया जा सकता है, अदरवाइज नो। डिस्टेंस है उसके साथ आप कर सकते हैं, और वैल्यू, अगर हम प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ की वर्थ जाहिर कर रहे हैं, तो इन तीन चीज़ों के साथ भी पोजेसिव नाउन का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके अलावा नहीं, याद रखिए। फॉर एग्जांपल टाइम है तो हम कह सकते हैं टुडेज न्यूज़, जैसे आज की खबर या खबरें। और डिस्टेंस, अ माइल्स वॉक, 1 मील का सफ़र। और फिर 10 रुपीज़ वर्थ, कोई चीज़ है जिसकी कीमत 10 रुपये के लगभग है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस पॉइंट में आप एक चीज़ नोट कीजिएगा
कि हम इस पॉइंट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं? आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये ऐसा क्यों है। यहाँ पे हमने 10 रुपीज़, तो रुपीज़ मतलब प्लूरैलिटी को डिस्कस किया है पैसों के, और सिर्फ हमने अपॉस्ट्रफी लगा के उसका पोजेसिव केस डिस्कस किया है। क्यों? हमारे पास पोजेसिव नाउन के दो और पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उसमें एक है डबल पोजेसिव। अब डबल पोजेसिव क्या है? अगर तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको कंसिडर कर रहे हैं, जो कि है एन आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, फिर नाउन, फिर ऑफ, और फिर पोजेसिव नाउन मीन्स अपॉस्ट्रफी एस का नाम के साथ। तो अगर इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा सेंटेंस या फ्रेज कुछ इस तरह से होगा, अ फ्रेंड ऑफ अलीज। यहाँ पे अगर हमने अपॉस्ट्रफी एस नहीं लगाया तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। इसी तरह अ पिक्चर ऑफ माई फादर्स, अगर आपने कहा कि अ पिक्चर ऑफ माई फादर, अपॉस्ट्रफी एस नहीं लगाया फादर के साथ, तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट है। सो मेक श्योर आप अपॉस्ट्रफी लगाना ना भूलें इफ़ कि अगर आप इस फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है उसे हम कहते हैं जॉइंट या सेपरेट पोजेशन। अब जॉइंट या सेपरेट पोजेशन क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोजेसिव नाउन का, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसमें याद रखिए कि अगर हम एक चीज की बात कर रहे हैं जो दो लोग शेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कार है या जैकेट है, एक जैकेट है, दो लोग शेयर कर रहे हैं, तो हम उन दोनों लोगों का नाम लेंगे, लेकिन हम जो अपॉस्ट्रफी एस है वो लास्ट नेम के साथ लगाएंगे। सिंपली अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूं तो वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए, अगर एक चीज़ शेयर हो रही है दो लोगों में तो मैं कहूँगा अली एंड अहमद्स। तो अपॉस्ट्रफी एस कहाँ आया? दूसरे नाम के साथ आया, यहां इस नाम के साथ आया। यहां पे अली के नाम के साथ कोई अपॉस्ट्रफी एस नहीं है। क्यों? उसका रीजन है कि ये दोनों एक ही चीज शेयर कर रहे हैं। यहां पे है अली एंड अहमद्स स्कूल, तो दोनों एक ही स्कूल जाते हैं, इसीलिए अली एंड अहमद्स स्कूल होगा, अलीज एंड अहमद्स स्कूल नहीं होगा। वो फिर हमारा सेकंड पॉइंट है। तो अगर हम बात करें शेयर्ड पोजेशन की, याद रखिए दो लोग हैं और हम ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि दोनों की मलकियत में दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो फिर हम दोनों के साथ, दोनों के नाम के साथ अपॉस्ट्रफी एस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इस केस में है अलीज एंड अहमद्स बुक्स, तो यहाँ पे अली की अपनी किताबें हैं, अहमद की अपनी किताबें हैं, तो ईच वन हैज़ हिज ओन बुक्स, सो डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। अलीज एंड अहमद्स बुक्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपॉस्ट्रफी एस इसके साथ भी आया है, इस नाम के साथ भी, और इस नाम के साथ भी आया है। द बैग ऑफ अली, अगर आप इस तरह का कोई जुमला बोलते हैं तो दिस इज डेफिनेटली अ मिस्टेक। उसका सही फॉर्म क्या होगा? अलीज बैग। सो द बैग ऑफ अली नहीं आ सकता। वो ये वाला डबल पोजेशन का केस है, इसमें ऑफ आपने लगाया हुआ है, तो अगर आप इसको द बैग ऑफ अली कहते हैं, गलत है। आप इसको ये कर सकते हैं द बैग ऑफ अलीज कर सकते हैं, या सिंपल मेथड के थ्रू आप इसको अलीज बैग कह सकते हैं। दूसरी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो सिंपली कहते हैं द चिल्ड्रंस टॉयज। अब बोलने में तो ये ऑल राइट है, ठीक है, बोलने में तो आपसे कोई अपॉस्ट्रफी का नहीं पूछेगा कि आया आपने अपॉस्ट्रफी इस्तेमाल की है या नहीं की, लेकिन अगर आप रिटन में इसको इस तरह से लिखते हैं विदाउट अपॉस्ट्रफी एस को चिल्ड्रन के साथ लिखते हैं, तो वो चिल्ड्रन को आपने प्लूरल कर दिया। मतलब एक चीज़ ऑलरेडी प्लूरल है, आपने उसको दोबारा से प्लूरल कर दिया। डबल प्लूरल होता नहीं है इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, तो आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, द चिल्ड्रंस टॉयज। तो रिटन फॉर्म में आपने इसको करना है द चिल्ड्रंस टॉयज। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें द स्टूडेंट्स रूम, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट हमने इसको सिंगुलर रखा है। अगर हम कहें द स्टूडेंट रूम, तो एक रूम किसी एक स्टूडेंट का नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रॉडली जनरली डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स का कमरा है, मींस वो एक तो ना हुए फिर ज़्यादा हुए, तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है। रिटन में जो है ना, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। द स्टूडेंट्स रूम को आप इस तरह से लिखेंगे तो फिर जाके ये ठीक होगा। द स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स को हमने प्लूरल करना है और फिर अब सिर्फ अपॉस्ट्रफी लगानी है, देन देयर इज नो एस एंड देन रूम, द स्टूडेंट्स रूम। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन नाम से जाहिर है कि ऐसे नाउन्स जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को मिला के बनाए जाते हैं। द मीनिंग ऑफ कंपाउंड नाउन इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स। याद रखिए
कंपाउंड नाउन का जो मतलब होता है, जब हम दो अल्फाज को लेते हैं तो वो जो दो अल्फाज इंडिविजुअली जो अपना मतलब देते हैं, जब वो जुड़ जाते हैं और एक नया लफ्ज़ बनाते हैं तो उसका मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास कंपाउंड नाउन्स की मुख्तलिफ अक़साम है। अगर हम पहली किस्म की बात करें उसे हम कहते हैं क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स। अब क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स एक साथ लिखे जाते हैं एज वन वर्ड, एक लफ्ज़ के तौर पे लिखे जाते हैं, जैसे कि क्लास रूम। तो हमने यहाँ पे क्लास और रूम का कॉम्बिनेशन बना के एक लफ्ज़ बनाया और उसको हमने कर दिया क्लास रूम, एक वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होगा। टूथ एंड देन ब्रश, मिलाएंगे तो टूथब्रश। फुटबॉल, नोटबुक। अब ये नोटबुक आप कंसिडर करें, जब भी हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं या हम जब छोटे होते तो टीचर्स जो है नोटबुक को सेपरेटली लिखते थे, नोट को अलग से और बुक को अलग से। ऑल्दो ये एक वर्ड है तो इसे कंपाउंड नाउन कहते हैं, दो अल्फाज का मजमुआ है, लेकिन है ये एक वर्ड, रिमेंबर। इसी तरह ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड। हमारे पास दूसरी काइंड है कंपाउंड नाउन्स की, जिसे हम कहते हैं ओपन कंपाउंड नाउन। ओपन से मुराद इसमें हम होगा ये भी दो अल्फाज से मिलके बना हुआ लफ्ज़, लेकिन यहाँ पे हम इन अल्फाज को सेपरेटली लिखते हैं टू वर्ड्स के तौर पे, जैसे बस स्टॉप। तो यहाँ पे इन दो वर्ड्स के दरमियान में गैप आना चाहिए, विच इज़ इंपॉर्टेंट। सो बस स्टॉप, पोस्ट ऑफिस, स्विमिंग पूल एंड देन आइसक्रीम। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन अगेन अपने नाम से जाहिर है, इसमें हम हाइफन यूज करते हैं। जो दो नाउन्स या तीन नाउन्स हम इस्तेमाल करते हैं उन तमाम के दरमियान में हम हाइफन्स का इस्तेमाल करते हैं। हाइफन्स इस तरह का एक सिंबल होता है, मिसाल में आपके सामने यूज़ हुआ है, जैसे मदर हाइफन इन हाइफन लॉ। सो हम इसको कहते हैं मदर इन लॉ। रनर अप, चेक इन एंड वेल बीइंग। तो इस तरह के तमाम वर्ड्स जो दो नाउन्स या दो से ज़्यादा नाउन्स आपस में मिलके बनाते हैं, इन्हें कंपाउंड नाउन्स कहा जाता है। तो गाइज ये थे हमारे नाउन्स। होपफुली आपको नाउन्स के बारे में जितनी भी डिटेल्स रिक्वायर्ड थी वो इन वीडियोस के थ्रू, इन लेक्चर्स के थ्रू आपको मिल चुकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच को टारगेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, hit the bell icon so that you get all the relevant videos on time. Signing off, Allah Hafiz.